जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, ये जो सेशन है रात 9 बजे का जीएस का सेशन स्टार्ट किया गया है, घटना चक्र पूर्वावलोकन के आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का। साथियों, जितने नए विद्यार्थी होंगे उनसे तो मैं पहले कहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी बात, साथियों, मैं जो पुराने साथी भी होंगे उनके साथ मैं साझा करना चाहूँगा इस शुभकामना को, इस बधाई को, कि आज हम लोगों ने जो 1857 की क्रांति का सेशन स्टार्ट किया था आधुनिक भारत के इतिहास को, उस क्रम में आज मुझे लगता है इतिहास में अगर केवल संविधान की बात ना की जाए तो लगभग अंतिम टॉपिक, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन आ जाएगा और जो भारतीय राज व्यवस्था का भी टॉपिक हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ तक चीज़ें हम लोग कवर कर पाए हैं आज तक के सेशन में। ये इस चीज़ के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा अगर आप सेशन पे नए हैं, यानी आप चैनल पर नए हैं, सेशन में आप नए हैं तब भी, और अगर आपने सारे सेशंस को, सारे वीडियोस को आपने नहीं देखे हैं, लगभग ये 38वां वीडियो है, और ऐसे करके मैंने 1 से लेकर के 38 तक आपको आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज कवर कराई। दूसरा, उसके अलावा भी करंट अफेयर्स के, भूगोल के, पॉलिटी के, ऐसे ऐसे कई अलग अलग सेगमेंट के आपको वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप सेशन पे, वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथियों, इसकी प्लेलिस्ट भी दी गई है, यानी अलग अलग एक प्लेलिस्ट है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की बातें कवर की गई हैं, कि वीडियो आपके इकट्ठा वहां पर मिल जाएंगे, तो जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज के सेशन में साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे इन्हीं से जुड़े हुए सारी चीज़ें, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, चाहे आज़ाद हिंद फौज हो, चाहे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, इनका जन्म कब हुआ, ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग कवर कर पानी है। देख रहे होंगे साथियों, याद करिए जो सेशन स्टार्ट हुआ था बहुत अव्यवस्थाओं के साथ, मैंने कहा उन अव्यवस्थाओं में हम सारे लोग, आप देख रहे होंगे, तरीके धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। आप लोगों का खूब स्नेह मिल रहा है, कारवां बनता चला जा रहा है। हमने कहा यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट की थी शून्य से, माइनस से, और अभी धीरे धीरे कारवां बनता चला जा रहा है। देख रहे होंगे अलग अलग तरीके हम लोग पा रहे हैं, और आप लोगों का ही स्नेह है कि आप में से ही लोग नए नए तरीके मुझको ला के प्रोवाइड करते। सर आज मैंने आपके लिए ये कर दिया, आज मैंने आपके लिए, या ये आज देखिए सर ये बहुत अच्छा होगा, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे किसी चीज़ को एडिट करना हो। ये आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसे ही आपका स्नेह मिलता रहे। साथियों, ये देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में, जो कि ये ऐतिहासिक चित्र है आपका, ठीक है ना। तो ये भी इनके ही आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, यानी इनकी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज से। आगे ये देख रहे हैं चित्र आपको, फिर उसी तरह से चित्र आपको मिल रहा है, ये दूसरा वाला। आगे इसी पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, नबील अहमद नबील जी की एक पंक्ति है कि फलक को छूने की ख्वाहिश, फलक को छूने की ख्वाहिश हजार दिल में लिए, फलक को छूने की ख्वाहिश हजार दिल में लिए, कि सर गिरा है हमारा, हमारी उड़ान भी और हम भी। यानी कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि एकदम हम सब लोग तैयार हैं। किस चीज़ के लिए? हम सब लोग तैयार हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब हम लोग और भी, यानी और बड़ी संख्या में और भी व्यवस्थाओं के साथ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, जो उस पर और भी नए नए इजाद हों, नए नए व्यवस्थाएं हम लोगों को मिले ईश्वर के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। तो ऐसे करने के लिए मैं, मेरे साथ आप, और इसी तरह से ये पूरा विश्व कहेंगे, या पूरा ये कहेंगे कि पूरी दुनिया इस चीज़ के इंतजार में है, ठीक है ना। सारे विद्यार्थी मंडल इस चीज़ के इंतजार में है कि जल्दी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बड़े मंच पर खड़े हों। ठीक बात है ना। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। भाई स्टार्ट करते हैं। भाई आप सभी साथियों को बुला लीजिए। भाई आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में और आजाद हिंद फौज के विषय में। फिर मेरे साथ जानिए, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, क्योंकि और क्या है, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात है ना। यानी हम और आप ऐसे नहीं है कि जो हार जाएंगे। ठीक बात है ना। लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में यहाँ, नेताजी सुभाष। देखिए, अब पिछले सेशन में हम लोगों ने इनके विषय में कई चीजें पढ़ चुके हैं लगभग हम लोग, लेकिन आज फिर से हम लोग उन्हीं को पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ इकट्ठा केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में ही चर्चा होगी। नाम है किसका? देखिए यहाँ पहले नाम दिया है नेताजी, एक तो ये टाइटल इनका मिलता है, उपनाम इनको उपाधि दी गई थी। दूसरा सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म कब हो रहा है? 23 जनवरी को, जब हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। यानी 1897 में इनका जन्म हो रहा है उड़ीसा के कटक में।
ये भी कंटेंट आप जाने रहिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इनके विषय में, चूंकि महान क्रांतिकारी भारत के रहे हैं। 1919 में लिखा हुआ है कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल करी है, ठीक बात ना, यानी ये ग्रेजुएट हो रहे हैं वहां से। 1920 की बात जब मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष हो रहे हैं 1919 के समय के अगर बात करेंगे किसके विषय में, यानी 1919 की जब हम बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट के विषय में, और उसी समय आप देखे थे अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हो रहा है, और उसी समय में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे हैं, ठीक बात है ना। जबकि 1920 में आ रहे हैं तो एक विशेष अधिवेशन हुआ, कल लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बने कलकत्ता में, जबकि दूसरा नागपुर में अधिवेशन हुआ था जिसके सी विजय राघवाचार्य जो हो रहे थे अध्यक्ष इसके हुए थे, ठीक बात है ना। अच्छा आगे आते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है साथियों, लिखा है बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। अच्छा देखिए यहाँ बात कर रहा है किसकी, 1920 में एक परीक्षा जिसका नाम है आज आईएएस कहते हैं, उसी को भारतीय नागरिक सेवा कहा जाता था, ठीक बात है ना, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अगर कहेंगे तो उस समय हुआ करती थी नागरिक सेवा इसका नाम हुआ करता था, अब चेंज हो गया है। इसको इन्होंने 1920 में पास कर लिया था, लेकिन इन्होंने उससे बाद में क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अब आगे आते हैं, ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो आप पिछले सेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे आपने पढ़ा था सर 38 में निर्विरोध ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद है आपको। 39 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 39 में इनके विरोध में एक व्यक्ति खड़ा करने महात्मा गांधी जी, इनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, उनको भी हरा करके फिर से बन जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र जीत जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को जीत जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 39 में क्या कर रहे हैं, इससे त्यागपत्र दे रहे हैं, और क्या हो रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जाकर के स्थापना कर दे रहे हैं। याद होगा जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उस समय कौन बना था 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो आप जानते हैं कौन बना था भाई, अबू नंदिनी, सारे लोग बताइए, तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अच्छा तो 39 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, अब पहला प्रश्न आपका, उन्होंने पहली संस्था कौन सी बनाई, तो पहली संस्था इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात यहां सुन रहे हैं, दूसरी 39 में, और 41 में कहां गए, जर्मनी, तो जर्मनी ये कब गए, तो 41 में। जबकि 1943 में किस संस्था से जुड़े हैं, जिसका नाम क्या है, आजाद हिंद फौज। अब इसमें लिखा इसकी कमान संभाली, इसका मतलब यह है, कमान संभालने का मतलब यह है कि स्थापना किसी दूसरे व्यक्ति ने की थी, तो याद करे रहिएगा उसकी स्थापना कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस जी, याद करे रहिएगा। यानी 41 में इसकी स्थापना कर रहे हैं आजाद हिंद फौज की, जिसकी कमान सौंप रहे हैं किसके हाथ में, 43 में किसके हाथ में, तो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में, ठीक बात है ना। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है, याद करे रहिएगा, नेताजी की उपाधि इनको दी गई थी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के द्वारा, ठीक है ना। यहां आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को 38 में अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस का अध्यक्ष जब बने ये, तो उसके बाद गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिसको उपाधि दी गई थी, गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो जिन्होंने उनको दी थी महात्मा गांधी जी ने, यानी तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस का अध्यक्ष यानी निर्विरोध जब अध्यक्ष चुने गए तो इसके बाद इनको उपाधि दे दी थी, किसकी दी थी, देश नायक की उपाधि दी थी। किसे दी थी, तो ये दी थी भाई सुभाष चंद्र बोस जी को। जबकि नेताजी की उपाधि इनको किसने दी थी, तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। मैंने कहा सारे पॉइंट आप लोग जानते रहिएगा, नहीं अगर मान लीजिए इसमें लिखा है तो आप उसको नोट करते रहिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो या बाद में उसी चीज को रटना अलग से नोट ना करना पड़ा, ठीक बात है ना। आते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी के विषय में लिखा है, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को कहा कि ये देशभक्तों के देशभक्त, किसको कह रहे हैं, नेताजी को। कौन कह रहा है, महात्मा गांधी जी। यहां आते हैं, लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं, जर्मनी। यानी आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि जर्मनी की यात्रा के लिए निकल रहे हैं 41 में, लेकिन कह रहे हैं 3 अप्रैल को पहुंच जा रहे हैं वहां पर। 6 महीने के बाद ये जर्मनी में विदेश मंत्रालय की सहायता से एक गठन कर रहे हैं संस्था का, जिसका नाम है द फ्री इंडिया सेंटर। पूछा जा सकता है द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किस वर्ष में जर्मनी में की थी, तो आप जानेंगे तो 1941 में। या ये पूछ सकता है किस देश में की थी इन्होंने, तो ये की थी इन्होंने जर्मनी में। आगे आते हैं आज़ादी के पक्ष में, ये पर्चे छपवाते थे, यानी यहीं से ये पर्चे छपवाते थे आज़ादी के पक्ष में और भाषण दिया करते थे। आगे 41 की बात हो रही है, यानी 41 के अंत तक जर्मनी के तानाशाह की बात कर रहे हैं। यहाँ जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर जो थे, यानी ये निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को इन्होंने मान्यता दी थी। यानी जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक संस्था, यानी ये जो संस्था है आज़ाद हिंद सरकार, यानी वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज, यानी ये क्या कर रहे हैं, इसको मान्यता मिल जा रही है किसके द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी आज़ादी की लड़ाई करने हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान की गई, किसको, सुभाष जी को। अब क्या हो रहा है, 1942 में सुभाष जी क्या कर रहे हैं, जर्मनी में जर्मन
जनरल इरविन रोमेल, इनके उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित। यानी आप जाने रहिएगा, जब युद्ध चल रहा था उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान कुछ लोगों को पकड़ लिया गया था, यानी भारतीय जो गुलाम बना लिए गए या किसी तरीके से पकड़े गए, युद्ध में बंदी बना लिए गए, तो इन्होंने क्या किया, 10,000 सैनिकों को इन्होंने कैद से मुक्ति करवा के अपनी सेना में शामिल कर लिया गया। यानी 10,000 की संख्या उनकी हुआ करती थी। आगे लिखा है द फ्री इंडियन लीजन कहा गया, यानी इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। यानी जब ये युद्धबंदियों को 10,000 युद्धबंदियों को सैनिक बना करके अपने दल में शामिल कर ले रहे हैं, तो इसी को कह दिया गया था द फ्री इंडियन लीजन। आगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। याद करे रहिएगा, कैप्टन मोहन सिंह के विषय में उन्होंने की थी। रास बिहारी बोस जी भी सहयोग में थे। ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे कौन? कैप्टन मोहन सिंह। ब्रिटिश सेना जब पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। आई बात ध्यान में। यानी जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया था, तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। याद करे रहिएगा भाई, ये भारतीय सैनिकों को यहाँ करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के विषय में, यानी उत्तरी मलय की बात कर रहा है, कि जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से क्या हो गई? दुर्भाग्यवश पराजित हो गई। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जापानी सेना से पराजित हो रही। लिखा है टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट, इनका नाम था कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक, ये जापान के युद्धबंदी हुए। किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख जिनका नाम था ज्ञानी प्रीतम सिंह, इनकी जिम्मेदारी लेने पर मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय इनको कह दिया गया कि ये जापान के मित्र, क्योंकि जापान का इन्होंने सहयोग किया। जापान के मेजर आईवाची फूजीवारा तथा ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। यानी इनसे कहा कि आप क्या करिए? इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करिए। ठीक बात है ना। आगे आते हैं। मैंने कहा यहाँ कुछ कंटेंट, अगर आप बेसिक एग्जाम के अभ्यर्थी हैं तो सारे आपके लिए जरूरी नहीं है, जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं वही पूछे जाते हैं। बहुत डीप का तो आप जानते ही रहिएगा। ठीक बात है ना। आगे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यानी 41 में मोहन सिंह इसके लिए सहमत तैयार हो गए, कहे कि हाँ ठीक, हम नेतृत्व करेंगे। अब क्या हो रहा है? 15 जुलाई 1942 में मोहन सिंह जो हो रहे हैं, यानी ये नेतृत्व संभाल रहे हैं किसका? इंडियन नेशनल आर्मी का, और गठन कर दे रहे हैं कब? तो 15 जुलाई 1942 को। ठीक बात है ना। आगे, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल कर लिया गया। आगे, यानी ये स्पष्ट हो जा रहा है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व फूंजीवारा ने दिया था। ध्यान करे रहिएगा, यहाँ आपको दो नाम लिख गया, एक नाम दे गया ज्ञानी प्रीतम सिंह का, दूसरा फूजीवारा का। अगर आप UPPCS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा जरूरी है चीज़ें जानना। जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। अब जान गए आप लोग, विचार प्रीतम सिंह का हो रहा है, लेकिन स्थापना करना है कौन? पहली बार नेतृत्व कर रहे हैं 42 में कौन? तो वो कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह। INA की पहली डिवीजन की औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ। आगे लिखा कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। आगे फिर अब देखिए बात कर रहा है किसकी? रास बिहारी बोस जी की। यानी 43 में रास बिहारी बोस जी क्या रहे हैं? इसकी कमान किसको सौंप रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा कि 43 में सुभाष चंद्र बोस जी को ये कमान सौंपी जा रही है किसकी? आजाद हिंद फौज की। 21 अक्टूबर की बात है 1943 की। सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, यानी आजाद हिंद सरकार का क्या कर दे रहे हैं? गठन कर रहे हैं। कब? 1943। मैंने कहा अब जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ब्लैक कलर से, वो आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। केवल और केवल आपको शब्द नोट करना है, ये भी याद करे रहिएगा। ठीक बात है ना। चलिए, आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं, का गठन की बात कर रहे हैं, तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। किसका? आजाद हिंद फौज का गठन जो हो रहा है यहाँ पर। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग कौन कौन थे? फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेट्स सेटलमेंट, यानी तृतीय, यानी स्टेट्स सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैं। अब ये चारों क्षेत्र कौन कौन से हैं? मलक्का, डेंडिंग, पेनांग और सिंगापुर। यानी ये अलग अलग क्षेत्र की बात की जा रही है, किसके विषय में? जो ब्रिटिश मलय की बात आप कर रहे हैं, और ब्रिटिश मलय के अंतर्गत जो तीसरा वाला सेक्टर है, जिसका नाम है स्टेट्स सेटलमेंट। ठीक बात है ना। देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, ध्यान से पढ़िएगा इसको आप लोग। आगे लिखा हुआ है 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। कौन? यही बात कर रहे हैं किसकी?
9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया। इसी दिन से स्वतंत्र देश बना, यानी बात कर रहे हैं किसकी? सिंगापुर की बात कर रहे हैं। स्पष्ट ये हो रहा है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। याद करे रहिएगा भाई, मलय प्रायद्वीप की बात अभी पढ़ते भी हैं आप वर्तमान समय में। सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है या शेष है। आज़ादी को हम आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को चढ़ा सके। देख रहे होंगे आप लोग, इन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने कहा एकदम जैसे सेम वाक्य उनका रहा है उस समय, वैसे आज के समय में आपके लिए मेरे तरफ से ये वाक्य होगा कि आप वही लोग इस सेशन में शामिल हो सकते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होगी, जिनके अंदर ये जुनून जज्बा होगा कि हम अगले 45 मिनट तक या जुड़े रहेंगे, और दूसरा अपनी परीक्षा को लेकर के हम फोकस रहेंगे कि हम जीएस में नहीं कह सकते हैं कि नहीं मेरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक बात है ना? क्यों? आपके पास अभी समस्या रहती थी सर पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब आपके लिए पूछने की भी व्यवस्था बनाई गई है। तो ये क्यों बनाई गई है? केवल आपके लिए बनाई गई। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, तो ये नारा दे रहे हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का भी नारा कौन दे रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक बात है ना? यानी ये आज़ाद हिंद फौज में यानी नमस्कार करने का ही ढंग था जब बोला जाता था जय हिंद। ठीक है ना? आप भी बोलिए, जहां बैठे बोलिए जय हिंद। देश सारे देश का धीरे धीरे ये नारा हो गया। आजाद हिंद फौज दिवस कब तारीख को मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। आप सब लोग जानते हैं 12 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है पक्षी दिवस। याद करे रहिएगा। अगले पे आते हैं, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। आगे इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दी थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। यानी किसके लिए? आजाद हिंद फौज के लोगों के बचाव के लिए। आगे सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। साथियों, मैंने कहा यह सेशन इतना महत्वपूर्ण है। आपने कहा अगर इस कंटेंट को आप लाइव सेशन के दौरान नहीं सुन पा रहे हैं, तब भी खाना बनाते समय, कोई काम करते समय, कुछ भी करते समय आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को प्ले कर लीजिए और बड़ी आसानी होगी कि आप कहीं भी लाइब्रेरी जाते हो या कोई भी सेवा आपको मिलती हो ऐसी कि आप कहीं जाएं लाइब्रेरी में कुछ देर के लिए और फट से क्या करें, सारे 38 के 38 वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद क्या करें, ना कर पाए 38 के 38 तो 10-10 वीडियो करके डाउनलोड करें। और क्या होगा, एक ही को अब 4-4 बार, 5-5 बार जब आप सुन लेंगे तो आप देखिएगा तमाम चीज़ें आपको रट जाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं आवाज़ से आपको इतना लगाव है, मेरे स्नेह है इतना कि आप सब कहते हैं सर आवाज़ ही बहुत अच्छी है। ठीक बात ना? यानी आवाज़ से ही चीज़ें मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे ही अनुशासन बना रहता है। ठीक बात ना? तो ये आप सबका प्रेम है, आप सबका स्नेह है। तो इसको आप लोग जब ज़मीन पर आप कारगर करेंगे तब ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों प्रश्न कोश को। सभी साथियों को अपने बुला लीजिए भाई, जल्दी बुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी करिए भाई। साथियों, इस समय अपने सब्सक्राइबर का क्रम कुछ रुका हुआ है, तो मुझे लग रहा है आप लोग अपने साथियों को बताते नहीं है क्या? साथियों बताइए कि 1435 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 1435 लोग और हो चुके हैं। आपका दायित्व है जल्दी नए से नए सब्सक्राइब, नए नए विद्यार्थियों को सेशन से जोड़िए। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी तरफ से विद्यार्थियों को जोड़े रहेंगे तो आपके ही मित्र रहेंगे, तो फायदा आपका ही रहेगा। आप अगर कुछ भूलेंगे भी तो आपका मित्र आपको याद करा देगा ना। इसी वजह से मैंने कहा इस सेशन में नए विद्यार्थियों को जोड़ने से अच्छा है सबसे पहले तो अपने साथियों को आप बुलाइए। क्यों? आपके साथी जब सजग रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी सजग बनाएंगे। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म
किस नगर में हुआ था? कटक, कलकत्ता, मिदनापुर या फिर मुर्शिदाबाद? उत्तर देना है। पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका उत्तर? पहले प्रश्न का उत्तर देखना है किस किस लोगों का सही होता है, कितने लोगों का सही होता है पहले प्रश्न का। बहुत बढ़िया। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कटक, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें अगर, तो इनका जन्म हो रहा है 23 जनवरी को और 1897 को। और कहाँ हो रहा है? तो ये कटक में हो रहा है। जो शहर कहाँ का है? तो ओडिशा, जो वर्तमान समय में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, यही राज्य में इनका जन्म हुआ था 1897 में। साथियों यहाँ एक नाम आप देख रहे होंगे, एक नाम आप मिदनापुर अगर देख रहे हैं तो याद करिए, कल हमने समानांतर सरकार की बात की थी और 3 जगह, एक तो मैंने कहा था संयुक्त प्रांत की जो जगह है आपकी कहां पर, बलिया कह रहे हैं आप, जहां पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में, दूसरा मिदनापुर की बात कर रहे हैं और तीसरा याद होगा आपका सतारा, जो कौन सी जगह है? महाराष्ट्र की। यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में तीनों जगह समानांतर सरकार की घोषणा हुई थी, यानी सरकार गठित हुई थी। कुछ दिन तक ये सरकार चली भी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। यहां देखिए तमाम बातें लिखी गई हैं। 1919 में ये कर रहे हैं ग्रेजुएट, और ये आईसीएस की परीक्षा कब पास कर रहे हैं? तो 1920 में। हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939। फिर मैं पूछूं, हरिपुरा कहां की जगह है? गुजरात की। और त्रिपुरी कहां की है? मध्य प्रदेश की जगह। कांग्रेस के वहां अध्यक्ष बने। लेकिन मेन आप जाने रहिएगा कि 38 में ये पूरी तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्यों? क्योंकि 39 में जैसे बने उसके बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया तुरंत। ठीक बात है ना? तो 39 में जब भी पूछा जाता है तो उसके अध्यक्ष बने थे कौन व्यक्ति? तो वो बने थे आपके बाद में, मतलब कहेंगे अध्यक्ष पद का कार्यभार देखा था या अध्यक्ष पद किसने लिया था? तो वो लिया था इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर रहे हैं, 41 में जर्मनी जा रहे हैं, 43 में आजाद फौज की कमान संभाल रहे हैं। ठीक बात है ना? इनको नेताजी को उपाधि किसने दिया? जर्मनी विदेश मंत्रालय ने, या एडोल्फ हिटलर के विषय में ये नाम पूछा जाता है। जबकि नेताजी के नाम से इनको किसने संबोधित किया था? तो वो किया था किसने? तो वो किया, हाँ, वो एडोल्फ हिटलर ने ही किया था। ठीक बात है ना? यानी इनको देश नायक की उपाधि दी थी किसने? इनको देश नायक की उपाधि दी थी किसने? तो वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जबकि देशभक्तों का देशभक्त कहा था किसने? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक? उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिए जल्दी, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तुरंत उत्तर बताइए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी बताइए। चलिए यहां बात करते हैं इसके विषय में। 1939 की बात करेंगे आप, तो 1939 में हुआ था कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसमें क्या हुआ था? ये पट्टाभी सीतारमैया के विरोध में जीत जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, लेकिन चूंकि वो गांधी जी के खास थे, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं? ये त्यागपत्र ही दे रहे हैं अपने पद से। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? ये चले जा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए डी वाला। लेकिन इसमें जब ये छोड़ दे रहे हैं पद, तो ये अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो बने थे किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। याद करे रहिएगा। यहां आजाद हिंद फौज की अगर बात करें तो याद होगा आजाद हिंद फौज के विषय में, तो जुलाई 1942 में संस्था बन रही है। और ये संस्था बना रहे हैं 1942 में कौन? ये बना रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह, यानी पहले सेनापति इसके बने थे कैप्टन मोहन सिंह। विचार दिया था किसने? प्रीतम सिंह ने इसका विचार दिया था। और आप जानते हैं इसकी कमान, याद करिए, इसकी कमान जुलाई में, यानी इसकी कमान जुलाई में 4 जुलाई 1943 को संभाल रहे हैं कौन? दी जा रही किसके हाथ में? बागडोर दी जा रही सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। तो याद करे रहिएगा इस वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला ऑप्शन, यानी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं कौन? यही आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, बी आर अम्बेडकर या भगत सिंह ने? उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? मैंने कहा फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अगर आप पिछली बार नहीं बता पाए थे तो अब की बार तो आपको बता ही लेना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा सर यही वाला नाम, यानी 1939 में इस संस्था का निर्माण कर रहे हैं, जब ये कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस से त्यागपत्र देकर पहुंचे थे। किसमें? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मानजनक सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? भारत में, इटली में? ये मुझे लगता है ऐसे ही बता ले जाएंगे। भारत में, इटली में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में? बड़ा आसान प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सारे लोग बता देखिए, क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में, सी वाला ऑप्शन एकदम से
राइट उत्तर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या लक्ष्मी सहगल? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सीधा सीधा क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन इसका उत्तर, सुभाष चंद्र बोस जी। अगले में आईएनए मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, या फिर मोहन सिंह का, या फिर सुभाष चंद्र बोस का, या फिर मेजर आईवाची फूजीवारा का? उत्तर देना है। मैंने कहा मानसिक पुत्र का अर्थ हो गया यानी किसका विचार था, किसका विचार था, ठीक बात है ना। इंडियन नेशनल आर्मी जो स्थापित करने की, किसका ये विचार था, ये बताना है आपको। जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बड़ा आसान प्रश्न, मैंने कहा था चर्चा की थी हम लोगों ने। पहला वाला ज्ञानी प्रीतम सिंह का और फूजीवारा का नाम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4। तो डी वाला ऑप्शन मुझे लगता है जो लोग दे रहे हैं 7 नंबर प्रश्न का, वो एकदम से राइट उत्तर है। तो डी वाला एकदम राइट उत्तर है। देखिए यहाँ तमाम व्याख्या दी गई है इसके विषय में, यानी जापान के मित्र की संज्ञा दी गई थी किसे? कैप्टन मोहन सिंह को, ठीक बात है ना। आगे आते हैं यहाँ पर, चलिए आगे आते हैं इसके विषय में। इंडियन नेशनल आर्मी के विषय में यहाँ देख रहे हैं, इसको के लिए प्रोत्साहित इन्हीं लोगों ने किया था, फूजीवारा ने और प्रीतम सिंह जी ने। ये देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस की, मोहन सिंह की, या भगत सिंह की, या चंद्रशेखर आजाद की? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए किसके दिमाग की उपज थी। अगर ऑप्शन में मोहन सिंह ना होते या ऑप्शन में ये लोग होते और किसी और का भी नाम होता तब तो आप कह सकते, लेकिन और कोई नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा मोहन सिंह के विषय में। इसका ऑप्शन बी वाला उत्तर एकदम से राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न, आजाद हिंद फौज का विचार। देखिए क्वेश्चन फिर से वही पूछ लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका मोहन सिंह का। मोहन सिंह स्थापना कर रहे हैं 1942 में, जबकि सुभाष जी को कमान मिल रही है 1943 ईस्वी को 4 जुलाई को मिल रही है, ठीक बात है ना। रास बिहारी बोस जी दे रहे हैं इनको। देखिए लिखा है यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारे का नाम विकल्पों में से नहीं है, इसी वजह से अभी विकल्प मोहन सिंह होगा, ठीक बात है ना। जबकि अगर ये दोनों नाम होता तब आप जाने रहिएगा किसके मस्तिष्क की उपज थी, तो इन्हीं लोगों की। इन्होंने ही प्रोत्साहित किया था किसको? कैप्टन मोहन सिंह को, जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, हुआ करते थे वहां के। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 41 43 40 या फिर 42? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी 42 में हुई थी स्थापना, और कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह। यहाँ देखिए तमाम बातें वही सब आपको मिलने वाली हैं। इसके विषय में आप देखे रहेंगे, कुछ देर पहले आप इसके विषय में सारी चीज़ें पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ देखिए 42 में यहाँ इनके विषय में मोहन सिंह की बात कर रहे हैं, विघटन भी 42 में कर रहे हैं दिसंबर में। यहाँ बात करें रास बिहारी बोस जी, जब नेतृत्व समाज दे रहे हैं किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक बात है ना। याद करे रहिएगा क्योंकि मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय। आगे आते हैं यहाँ अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति। बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति, तो पहले सेनापति थे, इनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना। अगले पे आ जाए। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को, या 18 फरवरी 1946 को? पूछ रहा है इसके निर्माण की घोषणा कब की गई थी। घोषणा के विषय में पूछ रहा है, तो मैंने कहा सारे लोग इसके विषय में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। मुझे लगता है सारे लोग बता भी दे जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि 31 अक्टूबर, ठीक बात है ना। यानी चलिए भाई, बहुत बढ़िया शब्द है साथियों का। माही निरंकारी विक्रांत सिंह, पीएम मोदी, सबका स्वागत है। और साथियों को आप लोग बताया करिए। मैंने कहा साथियों को बताने का दायित्व आपका है। क्यों? क्योंकि इस समय तो आप जान रहे हैं शादी सीजन चल रहा है, विवाह का सीजन चल रहा है, तो सारे लोग कार्यक्रम में अपने व्यस्त होंगे। लेकिन मैंने फिर कहा आपसे, आपको कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप जहां हैं वहीं आप प्ले कर दिया करिए। तो इससे लाभ होगा, अपनी उपस्थिति आप दर्ज किया करा दिया करिए। सर ये मैं उपस्थित हूँ, या लिख दिया करिए सर मैं शादी में हूँ, या लिख दीजिए मैं मुंडन में हूँ, मैं प्रीत भोज में हूँ, या कुछ भी आप लिख दिया करिए, ठीक बात है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक बात है ना। अच्छा, वहां कर देंगे तो दूसरा एक, वहां और भी तो आप जैसे विद्यार्थी होंगे, तो उनको भी कम से कम इसके विषय में पता चल जाएगा। तो मैंने कहा प्रचार भी आप हैं, प्रसार भी आप हैं। इस समय आप देख रहे होंगे थोड़ा सा प्रचार में ढील है आपके, यानी कि नए सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं आप लोग, ठीक बात है ना। यानी नए विद्यार्थियों को आप सेशन से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक बात है ना। तो गलत बात है ये, ठीक बात है। तो लाभ काम करिएगा इस पे। तो इसका ऑप्शन सी वाला। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए लिखा 4 जुलाई 1943 को सुभाष बिहारी बोस जी
यानी आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप रहे किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। जबकि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अब समझ गए आप लोग, यानी आज़ाद हिंद फौज, और यहां बात कर रहे हैं किसकी? आज़ाद हिंद सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद करे रहिएगा, इसका सी वाला उत्तर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे कि जर्मनी के ने इसको मान्यता भी जर्मनी दे देगा, तो इसका उत्तर फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 को जब अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। याद करे रहिएगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन रट लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में सारा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि मोदी जी के बड़े, यानी मोदी जी, इस मोदी सरकार के चीज अभियानों में सबसे मेन रहते हैं, ये फोकस में रहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो याद करे रहिएगा। इसका उत्तर आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन बर्मा में, तत्कालीन मलय में, जापान में या फिर सिंगापुर में। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए, याद होगा आपको, मैंने कहा था इसका उत्तर तत्कालीन मलय की बात की थी, ठीक बात है ना। क्योंकि जब मलय तत्कालीन हुआ करता था तो सिंगापुर भी उसी का हिस्सा हुआ करता था, तो इसका डी वाला उत्तर हो जाएगा 43 की आजाद हिंद फौज की। देखिए तमाम सारी बातें आपको लिखी मिल रही हैं इससे, जो आप कुछ देर पहले व्याख्या में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको अभी केवल देखना है किसके विषय में, कि तत्कालीन मलय का हिस्सा हुआ था, ठीक बात है ना। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि इस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की सक्रिय सहयोग दिया था? बटके सरदत्त, रासबिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या सूर्यसेन ने। पूछ रहा है किसने इनको फुल सपोर्ट दिया था, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करिए एक बेसिक सा नाम, यहाँ इन चारों लोगों का नाम का कोई वही मतलब नहीं है, ये इन लोगों का कोई नाम का मामला यहाँ ही नहीं है। यहाँ एक नाम किसका मिल रहा है? रास बिहारी बोस का। याद करिए इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे तो गठन में सक्रिय भूमिका जो निभा रहे हैं, तो एक व्यक्ति जिनका नाम है रास बिहारी, जो आपने पढ़ा था 4 जुलाई 1943 को कमान सौंप रहे हैं किसके हाथ में? सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में। कौन? तो रास बिहारी बोस जी, ठीक बात है ना। याद करिएगा, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी जून 1943 में टोक्यो पहुंच रहे हैं, और उसके बाद तुरंत बाद रास बिहारी बोस जी ने इनको, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। यानी पहले अध्यक्ष हुए थे कौन? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। उसके उनके बाद हो रहे हैं, तो उनके बाद होते कौन? उनका नाम था रास बिहारी बोस जी, और उसके बाद हो रहे हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा व्यक्ति, 16 नंबर प्रश्न है, मैंने कहा कुछ क्वेश्चन और अपने साथ हैं, लगातार बने रहिए। कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? बड़ा आसान प्रश्न बता ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए उसका उत्तर यहाँ के आधार पे होगा डी वाला विकल्प, यानी मेजर करतार सिंह का नाम होगा, जो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, तो डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट, ठीक बात है ना। तैयार करे रहिएगा इसके विषय में साथियों, ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं भाई। यहाँ अगले क्वेश्चन पे लिखा है आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो, रंगून, बर्लिन या फिर दिल्ली? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद होगा आपको एक गाना, मेरे पिया गए रंगून, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रंगून, यहीं पर इसका प्रधान कार्यालय स्थित था। याद करे रहिएगा किसकी बात कर रहा है? तो ये 17 नंबर प्रश्न की बात कर रहा है, आजाद हिंद फौज की बात कर रहा है, ठीक बात है ना। ये देख रहे हैं नाम लिखा हो किसका? सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था किसका कार्यालय? आजाद हिंद फौज का। कब? 1944 में। याद करे रहिएगा इसके विषय में, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे? रशीद अली, पीके सहगल, शहनवाज या फिर बीसी दत्त? आरओ की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इससे नहीं जुड़े की बात कर रहा है, नहीं जुड़े थे कौन? ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े, यानी कौन नहीं जुड़े थे? तो डी वाला ऑप्शन बीसी दत्त, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीसी दत्त नहीं जुड़े। तो अब आप क्या करिएगा, आप जाने रहिएगा शहनवाज, पीके सहगल और रशीद अली, ये तीनों लोग क्या किए थे? आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। मैंने कहा तुरंत ये बता दिया इस वजह से क्योंकि ये वाला उत्तर तो आप बता ही ले जाएंगे, इतना आसान प्रश्न है ये। सिंगापुर यानी उस समय का क्या हुआ करता था भाई क्षमा करिएगा, मलय। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं आप लोग क्या करिए, आप लोग प्रचार प्रसार एकदम बनाए रहिए। कुछ विद्यार्थियों में देखता हूं कि वो एक तरफ से प्रचार, कल एक विद्यार्थी आप सब लोग जानते होंगे नंदिनी कलप सिंह, एकदम उत्पात वाली मुद्रा में कुछ लोग रहते हैं प्रचार के अपने, ठीक बात है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्रोत्साहन मिलता है उनसे कि वैसे लगता है कि मैं अव्यवस्थाओं में आप लोगों के बीच सामने
चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जब आपका दिखाई पड़ता है आप लोगों का स्नेह तो और भी खुशी होती है। मैंने कहा जितना आप कर पाएं, ज़्यादा नहीं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, जो भी आप कर पाएं। कहा है बूंद बूंद से सागर बनता, ठीक बात है ना। तो कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए मेरा दायित्व है सेशन को आप लोगों को प्रोवाइड कराने का, इकट्ठा करके लेक्चर रिकॉर्ड करने का। तो मान लीजिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, लेकिन आपसे भी जो हो सकता है, जैसे आप छोटी सी एक रील तैयार कर लीजिए, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो तैयार कर लीजिए, या कोई वीडियो ही एडिट कर लीजिए, या और बाकी चीज़ें आप उसके बाद में क्या करिए, उसको कहीं सा भी, कोई स्टडी रिलेटेड आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर हैं आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। अगर इतना आप कर सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए मैं अकेले कितनी चीज़ें कर सकता हूँ भाई। हम अकेले अगर सोचें तो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, और जाहिर सी बात आप सब लोग जान रहे होंगे चीज़ें सब अव्यवस्थाओं में चल रही हैं। व्यवस्थाओं में इतने हैं, अव्यवस्थाओं में मैंने कहा केवल अपने यहाँ अगर टेक्निकल टीम की बात की जाए तो सीधे अकेले और अकेले मैं हूँ, जिसे मुझे रिकॉर्ड भी करना है, चीज़ों को एडिट भी करना है, आप लोगों को तक शेयर भी करना है, प्रचार भी करना है। दूसरा, आप लोगों का एक विश्वास है और आप लोगों का सहयोग है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो अगर आप भी करने का दायित्व उठा लेंगे, जिम्मा उठाए हैं जैसे इतने दिन से, वैसे ही और थोड़ी सी यात्रा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है, राम जी को भी, हनुमान जी को भी अपनी शक्ति को याद दिलाना पड़ता था, यानी जामोन जी ने कहा था, याद है आपको? ठीक बात है ना। प्रणव पवन कुमार खलबुल पावक ज्ञान घन, याद होगा सुंदरकांड के विषय में। अभी लाइन बोलने लगूंगा तो बहुत हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का एहसास कराने की आवश्यकता होती है। 2-4 दिन आपके मन में बहुत जुनून जज्बा होता है, इसी वजह से याद होगा 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुआ युद्ध, आप देख रहे हैं 100 साल बीत जा रहा है, तब जाके भारत को आज़ादी मिल रही, ठीक है ना। लेकिन कारण उसका एक था, कारण यह था तत्कालीन कुछ कुछ दिन के लिए आंदोलन शुरू होता था, फिर किसी न किसी कारणवश क्या होता था, आंदोलन स्थगित हो जाता था। मैंने कहा है अगर इस यात्रा को हमने इसी चक्कर में अगर बंद कर दिया होता बीच में, तो आज जो आप लोगों के सामने 39वां 38वां सेशन आपके सामने पहुंच रहा है आधुनिक भारत के इतिहास का, साथियों ऐसा संभव ना हो पाता। ठीक बात है ना। तो आप इस चीज के साक्षी अगर बने हैं, मैंने कहा इस कार्यक्रम के अगर साक्षी बने हैं, तो मैंने कहा आप सारे लोगों का एक दायित्व आप ठान लीजिए मेरे साथ फिर से कुछ दिन के लिए, और ठान ये ले लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो भी आप कर सकते हैं सेशन के, यानी अपने यूट्यूब के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, जो भी आपके संभव हो सकता है वो सारी चीजें आप करिए। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप सब चाह रहे हैं, सोचिए कितने दिन से आप चाह रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद जल्दी से हो और जल्दी से आप सब लोग कहाँ हम लोग इकट्ठा हो जाएं, डिजिटल बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे चीजें स्टार्ट हो जाएं। लेकिन कारण व्यवस्थाओं का है, बहुत फंसाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा आप लोगों को करना पड़ेगा सपोर्ट, आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। साथियों अगले क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं इसी के साथ, बिना कुछ और बात किए। लिखा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? बैकुंठ शुक्ला, रामनारायण प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या फिर शीलभद्र याजी। 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा, शीलभद्र याजी। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले से अभी कुछ देर पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसे अगर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे आप देखे रहिए। क्यों? क्योंकि अपर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका जरूरी है, ना कि बेसिक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ तमाम बातें लिखी है इन्हीं के विषय में, शीलभद्र याजी के विषय में, जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महात्मा गांधी जी से भी और सुभाष जी से भी जुड़े हुए थे। ठीक बात है ना। भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े और आईएनए के आंदोलन से भी ये जुड़े रहते। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? बड़ा आसान प्रश्न, बता ले जाएंगे। क्यों आसान? इस वजह से ये सब रहता है। क्यों? क्योंकि सारे साथी मैंने कहा है इससे पहले की थियरी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक बात है ना। अब प्रश्न उत्तरी पे है तो आपके लिए जाहिर सी बात है ये हलवा टाइप का प्रश्न लगेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक बात है ना। द फ्री इंडियन लीजन, याद होगा इसमें अभी व्याख्या लिखेगा, यानी यहां देख रहे हैं आप लोग कि उत्तरी अफ्रीका से जो युद्धबंदी बना दिए गए थे, तो उन्हीं को जब छोड़ा गया और उसके बाद में वो 10,000 सैनिक शामिल हो जा रहे हैं सीधे किसमें? तो वो शामिल हो जा रहे हैं किसमें? वो शामिल हुए थे किसमें? तो वो शामिल हो गए थे इन्हीं के संगठन में, आज़ाद हिंद फौज में। तो ये आपके कौन व्यक्ति हैं? द फ्री इंडियन, किसकी बात करें? द फ्री इंडियन लीजन की बात कर रहा है, इसी को कहा गया। ठीक बात है ना। यानी दल गठित किया गया जो, उसको द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। याद होगा आपको, क्योंकि 1942 में तो आज़ाद हिंद फौज में तो शामिल भी नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये तो 1943 में कमान सौंपे थे। तो याद करे रहिए, कमान पाए थे, याद करे रहिएगा इसके विषय में। ठीक बात है ना। पूछा जा सकता है एडोल्फ हिटलर ने मान्यता कब दी थी इसको, आजाद हिंद सरकार को? तो 1939 में इन्होंने मान्यता दी थी। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। यहाँ अगले क्वेश्चन पे, रानी लक्ष्मीबाई
रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या लक्ष्मी स्वामीनाथन? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं साथियों, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद करिए, सुभाष चंद्र बोस जी ही इसका नाम रखवा रहे हैं, ठीक बात है ना। यानी एक यूनिट का नाम रख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए तमाम व्याख्या इसी के लिए गई है। झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना इन्होंने 43 में ही किया था, याद करे रहिएगा। जबकि लक्ष्मी सहगल जो थी ये महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर। कुछ देर पहले आपने जो फोटो देखी थी लक्ष्मी सहगल का ही चित्र था, तो याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, सुभाष, नेहरू और गांधी ब्रिगेड भी इसमें शामिल थी, नाम रखा गया था। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था? उत्तर आपको मुझे लगता है एक बार में बता ले जाएंगे। पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा था, जबकि कहा था इनको कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। देश नायक की उपाधि किसने की थी? पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा। साथियों 1938 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अधिवेशन के, तो उसी समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने द्वारा शांति निकेतन में ही इनको देश नायक की उपाधि, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अगले क्वेश्चन पे, जय हिंद का नारा था किसका? जेएल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस जी का, बीजी तिलक, या फिर भगत सिंह का? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं साथियों, जैसे आपको उबल लगे, आपके अंदर जैसे ऊर्जा की कमी रहे, आप ध्यान में रख लिया करिए कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, क्यों वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों उत्पात मचा दीजिए एकदम से, ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो याद करिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप को नया नाम जो दिया था, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप नाम दिया था किसको? निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था, ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, यहां तमाम चीजें आप देख रहे हैं, यहां लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम रखा था स्वराज द्वीप। याद करे रहिएगा ये बातें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 45 को, 5 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 45 को, या फिर 10 नवंबर 1945 को? पीसीएस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हमने बताया था राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है उसी दिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, सारे साथी उत्तर देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सर ए वाला ऑप्शन, यानी 12 नवंबर 1945 को। देखिए, जबकि 5 से 11 नवंबर 45 को आजाद हिंद फौज सप्ताह के रूप में मनाया गया था, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? अरुणा आसफ अली को, शहनवाज को, राशिद अली को, या फिर रास बिहारी बोस को? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? राशिद अली। पीसीएस के एग्जाम में यह भी पूछा गया। मैंने कहा अगर आपने यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 के फॉर्म भरा है, तो आप अगर तैयारी किए हैं या नहीं भी किए हैं, तो आप अगर लास्ट दिनों में चीज़ों को देख सकते हैं, ताकि अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इसका उत्तर दे ले जाएं, ठीक है ना। साथियों अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ तमाम सारी बातें दी गई है। प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह, शहनवाज को फांसी की सजा, जबकि राशिद अली को क्या दिया गया था? 7 साल की सजा दी गई थी। याद करे रहिएगा, याद होगा। इसी के लिए कांग्रेस ने समिति भी बनाई थी, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति, याद करिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू, ये लोग वकील थे, ठीक बात है ना। और उस समय वायसराय कौन हुआ करता था? तो वेवेल हुआ करता था, ठीक बात है ना, याद करिएगा। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? गुरबख्श सिंह, मोहन सिंह, प्रेम सहगल, या फिर शहनवाज? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 10। तो याद होगा सबसे सीधा सीधा नाम। यानी अगर बात कर रहा है, एक सेकंड भाई, तो यहां सीधी सीधी बात किसके विषय में कह देगा? इसका उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह के विषय में। क्यों? क्योंकि मोहन सिंह के विषय में याद होगा 1942 में ही मोहन सिंह के विषय में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से रास बिहारी बोस जी ने कमान सौंपी थी किसके हाथ में? तो वो सौंप दी थी सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में। याद करे रहेगा तमाम बातें इसके विषय में। यानी लाल किले पर जो चलाया गया मुकदमा था उसका सामना इन्होंने नहीं किया था साथियों, ठीक बात है ना। जबकि आपने कई नाम सुने, यानी कई लोगों का नाम सुना जिसको 7 वर्ष की कारावास की सजा दी गई एक लोग को, जबकि आपने देखा शेष अन्य लोगों को क्या किया था? फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई, या फिर अगला लिखा हुआ है कौन सा? या लिखा है सर तेज बहादुर सप्रू, या फिर जवाहरलाल नेहरू। पूछ रहा है किसने
पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे साथी मैं कह रहा हूं आप लोग बहुत बहादुर विद्यार्थियों में से हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए आप, एक दिन था जब हम लोगों ने पहला सेशन स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति को लेकर के, और आज आप देख रहे हैं 39वां सेशन आप देख रहे हैं। तो ये इतिहास नहीं है तो और क्या है? आपने ऐतिहासिक काम किया है। सोचिए, ऑनलाइन सेशन में वो भी रात्रि 9 बजे का, जब खाना बनाने का सेशन होता है, दिन भर पढ़ लिख के थके मांदे आप रहते हैं, उसके बाद भी आप क्या करते हैं? उसके बाद भी आप इस सेशन को कितनी शिद्दत से, सोचिए कितना दिन ऐसा रहता होगा जब आपके पास आपका रिचार्ज खत्म हो जाता होगा या नेट पैक खत्म हो जाता होगा। दूसरा, आप लोगों को वाईफाई लेना होता होगा, वाईफाई भी नहीं रहता होगा। सोचिए कैसे आप व्यवस्थाएं करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते होंगे, मैसेज भी मुझे लगता है नहीं किए हैं, लेकिन कई ऐसे रहते होंगे जो रिचार्ज तक कर डालते होंगे खाली एक सेशन को देखते होंगे। ठीक बात है ना? तो साथियों, जैसा विश्वास आपकी तरफ से है, ऐसा ही अपनी तरफ से ही प्रोत्साहन लगातार आपके लिए रहेगा, प्रयास लगातार जारी रहेगा। बस केवल करना आपको यह है कि आप 24 घंटा आपके पास भी होता है, 24 घंटा मेरे पास भी होता है। मेरा दायित्व है सेशन को लाना, आपका दायित्व है सेशन को पढ़ना। दूसरा, मेरा दायित्व भी है चीजों का प्रचार करना, वैसे ही आपका दायित्व भी है चीजों का प्रचार। आप दिन में टारगेट रखा करिए, सोचा करिए आज कितने लोगों को आपने इस सेशन के लिए बताया है। अगर आपने संख्या आपके यहाँ पे 2 4 3 10 ऐसे ऐसे रहती है, इसका मतलब आप नित्य काम कर रहे हैं। मैंने कहा है आप भी उसी तरह से, जैसे आजाद हिंद फौज के सैनिकों की वजह से ही भारत के विषय में आपने कहा एक बड़ी सफल सरकार सफल सेना इन्होंने तैयार की थी जिसपे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, वैसे ही आप लोगों के साथ भी है। अगर आप भी एक सच्चे सैनिक की भूमिका में अगर आप सब मेरे साथ काम करेंगे तो मैं कह रहा हूं बहुत कम समय लगेगा, जितना लग रहा है ठीक बात है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी यात्रा के साथ होंगे और बहुत जल्दी बहुत बढ़िया संख्या के साथ हम लोग मिलेंगे और लोग अपने साथ शामिल होंगे और विद्यार्थी शामिल होंगे और बढ़िया चीजें हम लोगों को प्रोवाइड होगी। ठीक बात है ना? तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा सेशन का आप लोग प्रचार किया करिए, ठीक है ना? जितना कर सकें उतना किया करिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, भूला भाई देसाई। यानी यही क्या किए थे? वकीलों की अध्यक्षता, यानी जो लोग पैरवी कर रहे थे इन लोगों की तरफ से, उनके विषय में उन्हीं की अध्यक्षता किए थे। याद करे रहिएगा इसका उत्तर, ठीक है ना? यहाँ लिखा हुआ है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, M.A. जिन्ना या फिर C.R. दास। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद है आपको इसका उत्तर? क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी का यहाँ कोई मामला ही नहीं आया था, न C.R. दास का न जिन्ना का, तो यहाँ उत्तर किसका आया था? तेज बहादुर सप्रू जी का। तो इसका उत्तर आप याद करे रहिएगा, तेज बहादुर। आप याद करे रहिएगा आजाद हिंद फौज सरकार गठन, दूसरा किसने किया, तीसरा स्थापना कौन कर रहा है, कब इन्होंने कमान संभाली, और अगला क्वेश्चन आप ये भी जाने रहिएगा, लाल किले वाला जो मामला हो रहा है इसमें किसने इनके बचाव के लिए, जो है जो कांग्रेस बचाव समिति कर रही है, उसमें कौन कौन लोग पैरवी कर रहे हैं इनके मुकदमे के लिए, ये सब चीज़ें आप याद कर रहिएगा। अगला फिर वही क्वेश्चन, मुकदमे में किसने क्या कह रहा है, किसने पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? पूछ रहा पैरवी नहीं की थी, तो पैरवी की बात करा वल्लभ भाई पटेल, भूला देसाई, कैलाश नाथ काटू या जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे लगता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा। किसका नाम? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, यानी इनका नाम यहाँ कोई नहीं आया। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने ही ये समिति बनाई थी, तो इनका नाम नहीं था, बात खत्म। ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन थे या इन्होंने जानबूझ के इसका नहीं किया था नेतृत्व। लिखा है आईएनए मुकदमे के वकील कौन थे? सी राजगोपालाचारी, भूला भाई देसाई, सुभाष चंद्र बोस या अरुणा आसफ अली। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ 2 उत्तर इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरुणा आसफ अली का भी नाम आपने सुना था इनके विषय में, भूला भाई देसाई का नाम आपने उनका भी नाम सुना था, जिसका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम सुना था, तेज बहादुर सप्रू जी का भी नाम सुना था। ठीक बात है ना? जबकि अध्यक्षता कौन किए थे? तो भूला भाई देसाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे लगता है थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज के, फोर्थ या फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है। फिर यही क्वेश्चन, दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील थे, कई नाम इसमें दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा आसान प्रश्न, बता भी ले जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है भूला भाई देसाई। पूछ रहा है पक्ष में पेश हुए वकील, यानी इसके पक्ष में कौन वकील पेश हुए थे? तो भूला भाई देसाई। क्यों? क्योंकि जो वकीलों का पैनल बना था उसकी अध्यक्षता यही व्यक्ति कर रहे थे। ठीक बात है ना भाई? पीएम मोदी जी, बाकी जितने लोग देख रहे हैं सब लोगों का, मैं आज नाम नहीं ले रहा हूं इस वजह से
क्योंकि लास्ट के कुछ सेशन है, अगर मैं नाम लेने के चक्कर में बहुत पढ़ूंगा तो सेशन छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाल किला के दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया था 45 में, 46 में, या फिर 44 में, या फिर 47 में? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपको बताना है कब चलाया गया था ये मुकदमा आपका, ये मुकदमा कब चलाया गया था, जल्दी बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आप सारे लोग जानते हैं, मुझे लगता है बता भी ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक सेकंड भाई, अरे तो इसका उत्तर भाई हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी 1945, यानी मुकदमा 1945। देखिए इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगला, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। लाल किला दिल्ली में, आमेर फोर्ट जयपुर में, ग्वालियर फोर्ट में, या फिर आगरा किले में? बड़ा आसान प्रश्न, क्योंकि इसके पहले कई क्वेश्चन आप लोग सुन चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था इन पर मुकदमा, जबकि इनके तरफ से पैरवी कर रहे थे कौन व्यक्ति? इनका नाम था भूला भाई देसाई जो थे, ये अध्यक्षता कर रहे थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, ये सब इनके साथ वकील पैनल में शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यह लिखा, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों क्यों याद किए जाते हैं? तो आप सबको याद हो जाएगा इसका क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए अधिकारी थे। अगले क्वेश्चन पे आए साथियों, डी वाला। अगले क्वेश्चन में 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से थीं? वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, या आजाद हिंद फौज मुकदमा? उत्तर देना है। 45 के प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मुझे लगता है कौन कौन सा? बेवेल प्लान भी आया था 45 में, जबकि दूसरा नाम शिमला सम्मेलन भी आया था 45 में, और अगला नाम आप कहेंगे आजाद हिंद फौज का मुकदमा भी हुआ था। ये तीनों आपका 1945 में हुआ था। तो ये तीनों आप याद कर रहिए कब की घटना है, 1945। अगर आप बेसिक एग्जाम के किसी अभ्यर्थी हो रहे हैं, या आप पीसीएस एग्जाम भी देने आ रहे हैं, तो वहाँ आपको अगर पीसीएस में है तो आपको कूट पे पूछा जा सकता है, यानी बेसिक अगर है तो ऐसे पूछ लेगा, वेवेल प्लान आया था तो कब आया था? तो आपने कहा 1945। या पूछ लेगा शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आप कहेंगे सर 45 में। या पूछ लेगा आजाद हिंद फौज का मुकदमा कब हुआ था? तो 45 में हुआ था। ये देखिए वही सब व्याख्या यहाँ दी गई है। वेवेल योजना आई 14 जून 45 को, शिमला सम्मेलन हुआ 25 से 14 जुलाई 1945 को, नौसेना विद्रोह हुआ 18 से 23 फरवरी 1946 को, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ नवंबर 1945 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन था? सीआर दास, पीसी पाल, बीजी तिलक, या फिर जी के गोखले? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर साथियों बता भी ले जाएंगे। कौन? एक व्यक्ति है, इनका नाम है देश बंधु चित्तरंजन दास। याद करिए, हम लोगों ने इनके विषय में कहा था देश बंधु, जो इनका उपनाम था, देश बंधु इनको उपनाम दिया गया था, जबकि द फ्रेंड ऑफ नेशन। आपने कहा था 1908 में एक कांड हुआ था, अलीपुर बम कांड। याद आ गया मुझे? तो मुझे याद आ गया तो आपको भी याद आ गया होगा। अलीपुर बम कांड याद होगा, जब एक व्यक्ति का नाम प्रफुल्ल चाकी का नाम जुड़ रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ, जिनका नाम था खुदीराम बोस जी के साथ। इन लोगों ने क्या किया था? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उस पर इन्होंने बम चला दिया था। इसी की वजह से अलीपुर, बंगाल की जगह अलीपुर थी, और उसके जुड़ा हुआ, यानी ये कहा गया कि एक समिति जिसका नाम था अनुशीलन समिति, उसने ही इन लोगों को बम बना करके दिया था। इस वजह से अनुशीलन समिति के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हुआ था। लगभग 39 लोग थे, जिसमें वारिन घोष भी थे, अरविंद घोष जी भी थे। तो इसी के बचाव में इन्होंने मुकदमा लड़ा था सीआर दास ने, जो कि राजनीतिक गुरु माने जाते हैं किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के। साथियों लास्ट को एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर पर छूट गया था क्या? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से साथियों आज का सेशन हुआ कंप्लीट। साथियों कल के सेशन में आप आएंगे तो आपको मिलेगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक बात है ना? यानी कल हम उस पर पढ़ने वाले हैं। अब जब कल से आप लोग जब शामिल होइएगा, तो मैंने कहा अगर आप पॉलिटी के
पसंदीदा विद्यार्थी यानी अगर आप संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी होगा कल से। यानी कल से 1946 जब कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे तो वो आपके भारत के संवैधानिक विकास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल से जो सेशन स्टार्ट होगा तो उन साथियों को भी बुला लीजिएगा जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं यानी पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, आप अगर नियमित हैं तो आप तो देखेंगे ही, ठीक बात है ना साथियों। ये अगर यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या तो आपको ऐसे ही सीरीज मिलने वाली है, ये चित्र मिलने वाला है आपको। इसी के माध्यम से आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लिया करिए जिससे आपको वीडियो या किसी भी कंटेंट से जुड़े हुआ आपको नोटिफिकेशन मिल सका करे। साथियों, आज का लेक्चर साथियों भारत छोड़ो आंदोलन का कल का 36वां लेक्चर था। आज उसके बाद आपने 37वां लेक्चर देखा और आज आप देख रहे हैं 37 या 38वां लेक्चर आज आप पा रहे हैं। साथियों, मैं कह रहा हूं आपसे लगातार बने रहिए सेशन से। और हाँ, आज के साथ साथियों आज के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आज का साथियों क्वेश्चन ऑफ द जो डे होगा वो ये है। क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला प्रश्न है आपका। यहां प्रश्न में आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना आपको बतानी है। दूसरा है आपका आजाद हिंद फौज, इसकी विषय में आपको बताना है स्थापना। दूसरा, स्थापना के साथ में पहले सेनापति। फिर बताना है सुभाष जी कब इससे जुड़े थे। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है इसके विषय में आजाद हिंद फौज हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। उसके बाद में आपको बताना है क्वेश्चन वेवेल प्लान कब आया था। 3 प्रश्न हो गया। और एक और जोड़ लीजिएगा, शिमला समझौता कब हुआ था। मैंने कहा फॉरवर्ड ब्लॉक बताना है आपको, स्थापना कब हुई, ठीक बात है ना। याद है आपको सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, पहले सेनापति कौन हुए और सुभाष चंद्र बोस जी ने कब कमान संभाली। अगला है आपका वेवेल प्लान कब आया और अगला शिमला सम्मेलन कब हो रहा। साथियों, आज के सेशन के लिए ये सारे क्वेश्चन थे। आप सबसे मिलेंगे किसमें, ऑफलाइन कमेंट्स में आपके। साथियों, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया दिया करिए। दूसरा, आप कई लोग ऐसे हैं जो अब लापरवाही शुरू करे हैं, आप अपना नोट्स भेजते नहीं है, यानी जो शॉर्ट नोट आप लिखते हैं नहीं भेजते। मैंने कहा भेजेंगे तो आपका भला, नहीं भेजेंगे तब भी आपका भला। भेज देंगे तो आप मुझसे नज़र मिला पाएंगे, नहीं भेजेंगे तो चोरों की नज़रों में आप भी रहेंगे, ठीक बात है ना। या तो मैं फिर कह रहा हूं, इंतजार करूंगा आपका इसी कांटेक्ट नंबर पे। कांटेक्ट नंबर है 8957, यहां लिख दे रहा हूं 8957 86 65 31। आप सारे लोग अपना क्या करेंगे, इस पे अपना अपना शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जितने भी नए विद्यार्थी हैं, ठीक बात है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।